बेटा यहाँ पर हम बनाने लगे हैं फ्लो ग्राफ। ठीक है, फ्लो ग्राफ में क्या है, फ्लो ग्राफ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं। पहली बात, बेसिक्स ब्लॉक कैसे बनाए थे वो मैंने जो आपको लास्ट वीडियो भेजी है उसमें देखना। ठीक है, कैसे बनाए थे हमने बेसिक ब्लॉक्स में, जो लास्ट एग्जाम्पल थी मैंने वही वाली ली है। हमने उसमें 6 बेसिक ब्लॉक्स बनाए थे, B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6। ठीक है, कैसे बनाए थे, लीडर चूज़ करके। ठीक है, लीडर चूज़ करने के भी 3 ऑप्शंस थी, 3 कंडीशंस थी। पहली कि इनिशियल स्टेटमेंट जो होती है वो हमेशा लीडर होती है। दूसरी, कोई भी कंडीशनल या फिर अनकंडीशनल जंप होगा, जो यहाँ पर वो जाएगा जो सी स्टेटमेंट पे वो लीडर होगी। और थर्ड, द स्टेटमेंट विच इज़ फॉलोइंग एनी कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप। ठीक है, वो एक लीडर होगी। फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या किया था, बेसिक ब्लॉक बनाया था। बेसिक ब्लॉक कब कहाँ से होता है, लीडर से लेकर जब तक हमारे पास नेक्स्ट लीडर तक, नेक्स्ट लीडर से पहले वाली स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमने 2 स्टेप्स में बेसिक ब्लॉक्स बनाए थे। अब हमने बनाना है फ्लो ग्राफ। फ्लो ग्राफ में हमें क्या होता है बेटा, फ्लो ग्राफ हमें ये बताता है कि इन बेसिक ब्लॉक्स जो हमने क्रिएट किए हैं, ये बेसिक ब्लॉक्स में से इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पहली इंस्ट्रक्शन मेरी 1 थी। देखो अब 1 इंस्ट्रक्शन के बाद ऑब्वियसली 2 ही जाएगी, तो इसका मतलब 1 के बाद कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, 2 के पास। 2 के बाद कहाँ जाएगी इंस्ट्रक्शन, 3 पे। ठीक है, तो कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, 3 के पास। मीन्स पहली इंस्ट्रक्शन ये चली, फिर ये चली सेकंड, फिर ये होगा कोड, फिर ये होगा, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये। मतलब पूरे फ्लो में पहले B1 एग्जीक्यूट होगा, फिर B2, फिर B3 B4 B5 B6। ठीक है, अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जब ये ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे, जहाँ पर भी गो टू स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पर तो I इज इक्वल टू 1 पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, J इज इक्वल टू 1 पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एक जंप। उस जंप के आने के कारण अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक लूप। क्यों, क्योंकि जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तब कहाँ जाना है उसे, गो टू 3 वाली स्टेटमेंट कहाँ है, कौन से ब्लॉक में है, 3। इसका मतलब इसका फ्लो हम यहाँ पर भी लगाएंगे। बात समझ लगी बेटा, गो टू 3 ये सिर्फ गो टूज में ऐसे फ्लो बनते हैं, बाकी तो नॉर्मल फ्लो ही बनता जाएगा। B1 के बाद B2, फिर B3 B4 5 6। ठीक है, हमने सिर्फ ध्यान रखना है गो टू स्टेटमेंट। गो टू जहाँ पर होगी, अब यहाँ पर गो टू 3 लिखा है, तो जिस ब्लॉक में वो 3 स्टेटमेंट पड़ी हुई है उस ब्लॉक के ऊपर एरो लगा देना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 9 के बाद कौन सी स्टेटमेंट होएगी, फिर 10। 11 गए, 11 में फिर से आ गया गो टू 2। अब ये गो टू 2 यानी कि 2 नंबर स्टेटमेंट कहाँ पड़ी है मेरी, ब्लॉक 2 में। इसका मतलब इसका एरो फिर से एक निकल के कहाँ जाएगा, ब्लॉक नंबर 2 में। ठीक है, उसके बाद जब 11th भी एग्जीक्यूट होगी तो कौन सी हुई, 12th एग्जीक्यूट हो गई, B5 पूरा एग्जीक्यूट हो गया। B6 में फिर 13th नंबर एग्जीक्यूट हुई, 13 14 15 16 17। जब 17 आई तो यहाँ क्या लिखा है, गो टू 13। 13 नंबर कहाँ पर है, इसी में खुद में, तो यहाँ से दोबारा। दिस इज़ योर डिज़ायर्ड फ्लो ग्राफ ऑफ दिस 3 एड्रेस कोड। बात समझ लगी बेटा, सिंपल था। फ्लो ग्राफ में सिंपली आपने ये बताना है कि कौन से बेसिक ब्लॉक से कहाँ पर फ्लो जो है वो हमारा जा रहा है। फ्लो मीन्स कहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा जा रही है रोटेट होके। नॉर्मल फ्लो आप बना देंगे सबसे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पर भी गो टू स्टेटमेंट है उस गो टू स्टेटमेंट का फ्लो बना देंगे। यहाँ से गो टू 3 में जाना है, 3 B3 में है तो B3 के ऊपर लूप आ जाएगी। फिर गो टू 2 है तो 2 कहाँ पर स्टेटमेंट थी, B2 में, तो यहाँ से लूप गई 2 के पास। फिर यहाँ पर गो टू 13 में भी वो खुद में ही है, इसका मतलब तो खुद पे लूप बन गई। ये हमारा फ्लो ग्राफ है, सिंपल। तो आपको हमेशा जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा यही चीज़ लिख के आएगी कि ड्रॉ द बेसिक और फॉर्म द बेसिक ब्लॉक एंड फ्लो ग्राफ ऑफ फॉलोइंग 3 एड्रेस कोड। बेसिक ब्लॉक बनाना है, लीडर निकालो, बेसिक ब्लॉक बनाओ और फ्लो ग्राफ साथ के साथ फुल नंबर। ठीक है, क्लियर बेटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट यूज इंफॉर्मेशन। ठीक है,
नेक्स्ट यूज़ इन्फॉर्मेशन का मतलब बेटा बेसिकली क्या होता है, कोई भी नेक्स्ट यूज़ इन्फॉर्मेशन क्या आएगी, मैंने तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी, तुमने उसका दोबारा यूज़ कहाँ पर किया। मैंने एक बच्चे को कोई बताया कि बेटा अपनी क्लास में ये जाके कन्वे कर देना, इसका मतलब जो मैंने इन्फॉर्मेशन, वो जो तुम्हारा CR है, सपोज दैट इज़ अ वेरिएबल, वो CR वेरिएबल हुआ, मैंने CR को इन्फॉर्मेशन दी और CR अपनी उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर जाके यूज़ कर रहा है, CSC A में। बात समझ लगी है। एक वेरिएबल अगला आगे जाके कहाँ पर यूज़ हो रहा है, नेक्स्ट यूज़ इन्फॉर्मेशन मतलब it will indicate the statement number at which a particular variable that is defined in the current position will be reused। मतलब मैंने एक सपोज अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने लिखा i इज़ इक्वल टू i+1 और यू कैन से j इज़ इक्वल टू i+1। इसका मतलब कि i जो है वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है, हो सकता है वो आगे जाके कोई कोड में यहाँ पर जाके i++ हो रहा हो, ठीक है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के यहाँ पर आएगी। बात समझ लगी बेटा। नेक्स्ट यूज़ इन्फॉर्मेशन का मतलब पता चला। नेक्स्ट यूज़ इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या जो कहीं पर जाके कौन से स्टेटमेंट नंबर पे जाके दोबारा से अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रही है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल मैंने ली, जैसे हम एक सपोज एक कोड लिखते हैं int a, b और मैंने उस यहाँ पर तो मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया int a, b और बाद में मैं उसकी वैल्यू को कहीं जाके पहले असाइन कर रही हूँ और फिर मैंने कहीं कोड में जाके आगे जाके उसको a इज़ इक्वल टू b+c कर दिया, ठीक है। मतलब किसी स्टेटमेंट पे वो लाइन लिखी हुई है, लाइंस ऑफ कोड चल रही हैं, वो कौन सी स्टेटमेंट पे जाके दोबारा वो वैल्यू यूज़ हो रही। बात समझ लगी बेटा इतनी, ठीक है। अब देखो इसका एल्गोरिदम है, उस एल्गो में क्या कहता है, सबसे पहले initialize all the variables in B as being live, examine the quads Q of block and reverse block, assume Q computes X, reads Y and Z, mark X as dead and Z, Y as live used at Q। अब ये लाइनें मैंने पढ़ तो दी, समझ किसी को नहीं लगी होंगी। अब इसका मतलब क्या है इस सारे का कहानी का, कि एक बेसिक ब्लॉक है सपोज, उस बेसिक ब्लॉक को उसने रेफ़र कर दिया कि भाई ये Q ब्लॉक है, ठीक है। जैसे मैंने बेसिक ब्लॉक, एक सेकेंड, बेसिक ब्लॉक Q है, बेसिक ब्लॉक Q यानी कि जैसे हम लोग बेसिक ब्लॉक बनाते हैं B0, B1, ठीक है। अब यहाँ पर ये फोकस क्यों लूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया बेसिक ब्लॉक को Q, ठीक है। अब उस Q में कोई वेरिएबल है X। अभी ये जो 4 स्टेटमेंट लिखी है ना, इनका मीनिंग बता रही हूँ मैं। Q उसने एक बेसिक ब्लॉक लिया, उसमें कोई वेरिएबल है X जो कि वैल्यू यूज़ कर रहा है Y और Z की, ठीक है। तो आपने करना क्या है, पहली जो चीज़ है वो कहता है कि इनिशियलाइज करनी है आपने सारे वेरिएबल्स एक ब्लॉक में लाइव। जितने भी वेरिएबल एक ब्लॉक के अंदर X, Y, Z, A, B, C जो भी लिखा होगा एक ब्लॉक के अंदर, वो सारे वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, इसकी एक एग्जांपल करवाऊंगी ना फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल हो जाते हैं लाइव, ठीक है। पहला पॉइंट ये। सेकेंडली, जितने भी हमने इंस्ट्रक्शंस जो उसमें एग्जीक्यूट हुई हैं उसको हमेशा हम रिवर्स ऑर्डर में कंप्यूट करते हैं। थर्डली, वो ये कहता है कि जब कोई एक बेसिक ब्लॉक Q जिसमें कि एक वेरिएबल है X जो रीड कर रहा है Y और Z की वैल्यू, ठीक है। बेसिक ब्लॉक है Q, मेन हमारी इंस्ट्रक्शन क्या हुई X जो कि Y और Z की वैल्यू को रीड कर रहा है। तो वो कहता है X क्योंकि रीड कर रहा है इसीलिए हम X को हमेशा डिनोट कर देते हैं डेड, कि X हमारा डेड वेरिएबल है, यानी कि X के ऊपर अभी कोई काम नहीं हो रहा। रीडिंग किन के ऊपर चल रही है, Y और Z के ऊपर, यानी कि Y और Z जो मेरे होंगे वो क्या होंगे, लाइव। आपको ये बात यहाँ पर बेसिकली समझनी है कि डेड कौन कौन सा वेरिएबल होगा और लाइव कौन सा होगा। बात समझ लगी बेटा। वेरिएबल्स जितने भी होंगे एक बेसिक ब्लॉक में वो हमेशा लाइव होंगे। अगर कोई टेम्परेरी वेरिएबल होगा, टेम्परेरी वेरिएबल इनिशियली सबसे वो क्या होंगे, वो डेड होंगे। ये भी चीज़ याद रखना। इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट होंगी।
क्यू जो होगा वो जैसे हम ये क्यू कोई बेसिक ब्लॉक है, उस बेसिक ब्लॉक के अंदर अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी एग्जीक्यूट हो रही है तो जो इंस्ट्रक्शन जैसे जो रीड कर रही है वो डेड होगी और जिनके ऊपर काम चल रहा है वो लाइव है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी प्लस सी तो मैं ए पे थोड़ा ना काम कर रही हूँ, पहले मैं किस पे काम कर रही हूँ, बी और सी पे। यानी कि एट द मोमेंट मेरे बी और सी क्या है, लाइव है। ठीक है, उनके ऊपर काम चल रहा है। ए मेरा उस टाइम पे डेड है, क्योंकि जब तक मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगी तो मैं ए को वैल्यू असाइन कैसे कर दूंगी। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है बी और सी लाइव है और ए जो है वो डेड है। क्लियर। अब ये नेक्स्ट यूज़ इन्फॉर्मेशन का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पर। अब देखो ये मेरे पास 10 लाइन्स ऑफ कोड है। T1 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, T2 इज इक्वल टू दिस, T3, T4, T5, 6, prod इज इक्वल टू T6, T7 इज इक्वल टू I+1, I इज इक्वल टू T7 इफ दिस इज गो टू। ठीक है, आपने क्या बनाना है, सबसे पहले एक टेबल किस तरीके से बनाएंगे आप। देखो ये हमारा बना है नेक्स्ट यूज़ इन्फो टेबल। ठीक है, बनाना कैसे है, वेरिएबल इनिशियल वैल्यू लाइन नंबर 10, मतलब जितनी भी लाइंस हैं, ये लाइंस है ना 10, तो लाइन नंबर पीछे से स्टार्ट करना रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पर सेकंड क्या लिखा हुआ था, एग्जामिन क्वाड्स क्यू ऑफ ब्लॉक इन रिवर्स ब्लॉक। अब ये रिवर्स हमने स्टार्ट करना है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर। ठीक है,